वेलकम टू सुपरवी क्लासेस। मैं सर समय प्रताप सिंह। स्वागत है आपका इस चैप्टर की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये जो वीडियो है चैप्टर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक, इसका पार्ट 5 है और ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। इस चैप्टर में हमारा जो भी पॉइंट बचे हुए हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि हमारा ईंधन, ज्वाला, पेट्रोलियम, कोयला, समावयवी, इसके अलावा कुछ सूत्र। तो ये सारी टॉपिक हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसके अलावा आज के ज्ञान के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स होती हैं जो दैनिक जीवन की, उनको कुछ एक्टिविटी मैं करूँगा, कुछ आप अपने घर पर करेंगे, ठीक है। जैसे कागज़ में या पॉलीथीन में खाना पीना कैसे पका सकते हो। अगर आप बाहर जाते हो तो पॉलीथीन वगैरह है अगर आपके पास, तो उसमें आप अपना खाना पीना कैसे गर्म कर सकते हो। इसके अलावा मोमबत्ती की रोशनी गैस की रोशनी से ज़्यादा होती है जबकि वो कम होती है, क्या वजह है। इसके अलावा बर्फ़ के माध्यम से क्या हम आग लगा सकते हैं, ठीक। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास फ्रिज नहीं है, फ्रिज है पर बर्फ़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रिज की अलमारी बना रखी है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लो ऊपर ही क्यों उठती है। जब हम आग जलाते हैं तो जो लो होती है उसको आप माचिस को उल्टा कर देंगे लेकिन फिर भी उसकी लो ऊपर ही उठेगी, ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा त्राटय योग, ये कैसा योग होता है, इसके बारे में देखेंगे। मात्र ज्वाला के माध्यम से हम आँखों का चश्मा हटा सकते हैं, वो भी कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों में, ठीक। इस योग को भी देखेंगे। इसके अलावा मैजिक कैंडल, ये कैसी होती हैं, मतलब आप इस मैजिक कैंडल को अगर बुझा भी दोगे तो ये अपने आप से जल जाएगी फिर से, ठीक। ऐसा क्या खासियत होती है इसमें। इसके अलावा हम देखेंगे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है जिससे वो आग बुझ जाती है। और भी कुछ सीक्रेट्स देखेंगे, जैसे अगर किसी इंसान को मारना हो, ठीक है, ये एक्टिविटी किसी को नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है। जैसे किसी इंसान को मारना हो और उससे हमें हाथ भी नहीं लगाना है, ना कोई जहर देना। इसके अलावा ना हमें उससे टच करना, ना किसी हथियार का यूज करना। कैसे हम उसको मार सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम आज के ज्ञान के आधार पर इन सबको सॉल्व करेंगे या इनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्टिविटी हम भी करेंगे, कुछ आप अपने घर पे करेंगे, ठीक है। तो पर ज्ञान को एक क्रम से करना होता है, ठीक है। और क्रम में क्या है, सबसे पहले ईंधन। तो सबसे पहले हम ईंधन के बारे में जानेंगे, ईंधन क्या होता है, ठीक। देखिए दरअसल ईंधन होता क्या है, ये वो पदार्थ होते हैं जिनको जलाने पर, जलाएंगे मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इनको जलाते हैं तो इनसे प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होते हैं, ठीक है। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। अब ईंधन बहुत तरह के होते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह। पर अच्छे ईंधन कौन से माने जाते हैं, तो अच्छे ईंधन वो होते हैं जिनमें ये विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं कौन सी होती हैं, जैसे पहला है जल्दी आग पकड़े। अब ये क्या होता है, जैसे लकड़ी है और एक एलपीजी, तो इसमें से अगर आप देखोगे तो जल्दी आग हमारा एलपीजी पकड़ती है। लाइटर जलाते हैं तुरंत आग पकड़ लेती है, और लकड़ी को बहुत देर में पकड़ती है। लकड़ी को जलाएंगे तो काफ़ी देर में जलेगी, उसके ऊपर केरोसिन वगैरह डालेंगे या कोई और मदद से तब उसको जलाएंगे, ठीक। दरअसल वो ईंधन जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो हमारे जल्दी आग पकड़ लेते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि इग्निशन टेम्परेचर को हम घटा बढ़ा नहीं सकते, वो हमारे ऊपर है, हम घटा भी सकते हैं, ठीक। जैसे इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसको आप करके देखेंगे। ये एक मोमबत्ती है, ठीक है, इसको जला लेते हैं। ये लाइटर ऐसा नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, ये आप लोगों के लिए मंगाया था एक्टिविटी के लिए। तो देखिए ये है पॉलीथीन। पॉलीथीन का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जल्दी ही जल जाती है, ठीक है। लेकिन हम इसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, और वो बढ़ाएंगे कैसे, देखिए इसमें भर दिया है पानी, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा। इस पानी के माध्यम से पॉलीथीन का इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा, और इसमें हम अब इस पॉलीथीन को अगर जलाएंगे तो पॉलीथीन नहीं जलेगी। इस तरह से आप कर करके इस पानी को उबाल भी सकते हैं, ठीक। या इसमें अगर जो भी कोई भी आलू वगैरह उबालना चाहें वो भी उबल जाएंगे, ठीक। ये क्या है, ये इसका इग्निशन टेम्परेचर पानी की वजह से
कम हो गया। तो इसको आप डिटेल में घर पे कर सकते हैं। ये इस तरह से करना है। इसकी जगह अगर कागज़ हो तो कागज़ में भी आप पानी को गर्म कर सकते हैं। कागज़ की एक कीप बना सकते हैं और उस कीप में पानी भर सकते हैं। नीचे से उसको एलपी से चिपका के रखना होगा पहले। तो इस तरह से ये इग्निशन टेम्परेचर इसका पॉलीथीन का कम कर दिया। ठीक, तो इसको दोहरा के घर पर कर सकते हैं। तो जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं वो हमारे अच्छे समझे जाते हैं। ठीक है, अब और क्या खासियत होती है, कम मात्रा में अधिक ऊष्मा दें। ठीक, ऐसा नहीं है कि तुम बुग्गी भर के लकड़ी लेके आ रहे हो और वो चल रही है 1 महीने, इससे तो बढ़िया सिलेंडर बढ़िया है, छोटा सा साइकिल पर ले आओ और 1 महीने चलेगा। ठीक है, तो कम मात्रा में ज़्यादा ऊष्मा दें। इसके अलावा सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो। सस्ता भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कैलोरी मान बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है लेकिन वो महंगा ही इतना है। ठीक है ना, तो सस्ता होना चाहिए और उपलब्ध हो, वही अच्छा है। जो उपलब्ध नहीं है वो किस बात का अच्छा है। ठीक, अब मान लो चांद पे मिल रहा है। ठीक, तो ऐसा क्या फ़ायदा कि वो चांद से लाना पड़ रहा है, जितना हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा खर्चा तो हमें लाने में ही हो गया। ठीक है ना, तो सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। इसके अलावा ऊष्मीय मान अधिक हो। ऊष्मीय मान क्या होता है, देखो 1 किलोग्राम पदार्थ को जलाने में जितनी ऊष्मा मिलती है वो उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ठीक, तो अच्छे जो ईंधन होते हैं उनका ऊष्मीय मान अच्छा होता है, जैसे हाइड्रोजन है उसका ऊष्मीय मान अच्छा है। इसके अलावा जब उसको हम जलाएं तो कोई भी हमारा अपशिष्ट ना बचे। अपशिष्ट मतलब कोई भी कचरा शेष ना बचे, सारा का सारा जल जाए। लकड़ी को आप जलाएंगे राख बचेगी तो क्या होगा, उसका अपशिष्ट हो गया, उसको कहाँ वेस्ट करेंगे, कहाँ फेंकेंगे। ठीक, एलपीजी हमारी क्या है, उसका अपशिष्ट कोई ज़्यादा शेष नहीं बचता है। ठीक है ना, हालांकि रिमेनिंग उसमें भी बचते हैं, धुआं वगैरह निकलता है थोड़ा बहुत, तो वो अपशेष में ही आता है। इसके अलावा परिवहन में आसानी हो, और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं। परिवहन या लाने ले आने में आसानी हो। ठीक, आराम से ले जा सकें एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सारे लक्षण हमारे अच्छे ईंधन में होते हैं। ठीक, देखा जाए तो जो अच्छा ईंधन है मतलब एक तरह से आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन अभी तक कोई पाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कोई ईंधन ही नहीं जिसमें अपशिष्ट ना बचे। हर किसी में थोड़ा बहुत धुआं निकलता है और थोड़ा बहुत रिमेनिंग बचता है। ठीक, इसके अलावा ये ईंधन कितने रूप में मिलता है, तो 3 फॉर्म होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होता है। इसके अलावा एलपीजी गैस होती है, द्रव के रूप में हमारा मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन हो गया। ठोस के रूप में हमारा कोयला हो गया। ठीक, तो 3 रूपों में ही मिलते हैं। इसके अलावा अब हमें देखने हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखो 2 एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, पहला है पेट्रोलियम। ये क्या होता है, दरअसल पेट्रोलियम लाखों साल पहले मोस्टली ये समुद्र में बनता है। तो समुद्र में जो जानवर वगैरह होते हैं जब ये नीचे मर के नीचे बैठ जाते हैं तो उसके ऊपर मट्टी वगैरह जमती रहती है, और जब वो काफ़ी जम जाती है तो नीचे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और पृथ्वी के टेम्परेचर की वजह से ये लाखों साल में एक कीचड़ के रूप में बदल जाते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। ये ज़मीन पर भी हो सकता है, पहाड़ों के नीचे। ठीक, जब उथल पुथल होती है तो जानवर जंगल वगैरह जब दब जाते हैं पूरा, तो उसमें जो जानवर वगैरह होते हैं उनके दबने से ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और ज़्यादा टेम्परेचर पर ये किस में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक, इस पेट्रोलियम को पाइपों के द्वारा ज़मीन में ड्रिल करके फिर निकाला जाता है, और इसको निकाल के जो कीचड़ सी निकलती है उससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल ये सब अलग करे जाते हैं। और जो एंड में बच जाता है वो एक कीचड़ सी बचती है बहुत गाढ़ी गाढ़ी, जिसको हम बोलते हैं कोलतार, जो सड़कों बनाने में यूज होती है। ठीक, तो इस तरह से हमारा पेट्रोलियम होता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम इकट्ठा होता है तो उसके ऊपर खाली जगह होती है, वहाँ पर हमारी ये गैस, इससे निकलने वाली गैस इकट्ठी हो जाती है, और वो गैस होती है हमारी एलपीजी गैस। ठीक, उससे हम जो निकालते हैं उस गैस से तो हमारी एलपीजी गैस वगैरह प्राप्त हो जाती हैं उससे। ये जो पेट्रोलियम, कोयला वगैरह ये हाइड्रोकार्बन्स के ही रूप हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने होते हैं मोस्टली। दरअसल जितने भी ईंधन होते हैं उनमें कार्बन तो पाया ही जाता है, तभी वो जलते हैं। कोयला, ये क्या होता है, तो देखिए जब लकड़ी दबती है इसी तरह से तो लकड़ी से हमारा बनता है कोयला,
और जानवर दबते हैं, उससे बनता है हमारा पेट्रोल। ठीक है, तो कोयला हमारा लकड़ी से बना और पेट्रोलियम हमारा जानवरों के दबने से बना। ठीक, देखिए अब है ज्वाला। ज्वाला क्या होती है? दरअसल जो जलने का स्थान होता है, जिस जगह कोई चीज़ जलती है तो उस जगह एक ज्वाला बन जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ मोमबत्ती का धागा जल रहा है, तो ये जो जलने का स्थान है इसी को हम क्या बोलेंगे? ज्वाला बोलेंगे। ठीक, अभी जो ज्वाला होती है इसके 3 भाग होते हैं, बाह्य भाग, मध्य भाग और केंद्रीय भाग। ठीक, अब इन भागों का क्या क्या महत्व होता है, क्या क्या इनकी खासियत होती है, तो देखो सबसे पहले बाहरी भाग। ये जो बाहरी भाग होता है ये हमारा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस जगह हमारा पूर्ण दहन होता है। इधर ऑक्सीजन आसानी से मिलती है, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो इस बाहरी क्षेत्र में ऑक्सीजन भरपूर होती है। जब ऑक्सीजन भरपूर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ चारों ओर दहन आसानी से हो जाएगा। जब दहन आसानी से होगा तो इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है? थोड़ा नीले कलर का हो जाता है। ठीक, अब जो पूर्ण दहन होता है इसके कारण ये प्रकाशहीन भाग होता है, इससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होती। इसके अलावा पूर्ण दहन होने के कारण इसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस। अगर हम मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती के जो बाहरी भाग होता है उसका टेम्परेचर 1400-1500 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक, तो ये इसकी खासियत होती है। आपने देखा होगा जो गैस होती है बर्नर, किचन में जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी जो लो होती है वो ब्लू कलर की होती है, और जो मोमबत्ती की लो होती है वो हमारी इन कलरों में होती है। ये रेड है, दरअसल ये हमारा येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है ये वाला पोर्शन। तो ये थोड़ा बाहरी सिर्फ ब्लू होता है, अंदर से ये ज़्यादातर भाग पीला और पीला ही होता है ज़्यादातर। ठीक, तो बर्नर जो होता है, बर्नर टोटल ही उसमें क्या होती है, ब्लू कलर की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब उसमें पूर्ण दहन होता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है तो आसानी से पूर्ण दहन हो जाता है। पूर्ण दहन होने के कारण बर्नर ज़्यादा मात्रा में जलने की वजह से भी कम रोशनी उत्पन्न करता है, क्योंकि ब्लू लाइट क्या करती है, नीला प्रकाश हमारा प्रकाशहीन होता है, मतलब ये रोशनी उत्पन्न नहीं करता है। ठीक, इसके अलावा दूसरा भाग जिसको मध्य भाग बोलते हैं, ये सबसे बड़ा वाला भाग होता है, ये वाला। ठीक, ये मोस्टली पीले कलर में होता है। अब इसमें क्या होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इधर खप गई। जब ऑक्सीजन अंदर कम जाएगी तो कम दहन होगा, और कम दहन के कारण अपूर्ण दहन होगा। ठीक है, और अपूर्ण दहन होगा तो अपूर्ण दहन के कारण क्या होगा, कार्बन कण चमकने लगते हैं। ठीक, और जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ये मध्य भाग की खासियत होगी, जो कि मोमबत्ती की खासियत होती है। मोमबत्ती में ये वाला भाग सबसे बड़ा होता है, मध्य वाला सबसे बड़ा भाग होता है, इसलिए प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, और गैस बर्नर वगैरह में वो नहीं होता है। इसके अलावा केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग कौन सा होता है, ये वाला, जहाँ ये चीज़ जलती है, जो बत्ती होती है जलती है, ये वाला भाग कहलाता है केंद्रीय भाग। ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। इसका टेम्परेचर जो होता है सबसे कम होता है, लगभग 600 डिग्री। कितना अंतर है, एक तरफ 1600 डिग्री, 1500 डिग्री, 1400 डिग्री, और दूसरी तरफ मात्र 600 डिग्री। तो यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर होता है। ठीक, तो ये था हमारा ज्वाला। ठीक, ज्वाले के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा बेसिक ज्ञान है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है कि जब ज्वाला है जलती है तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों उठती है, या अगर आप माचिस को भी देखेंगे तो ये माचिस हमेशा जब इसको जलाते हैं तो इसको चाहे सीधी पकड़ो चाहे उल्टी पकड़ो। ठीक, इस तरह से पकड़ोगे, इस तरह से पकड़ो, चाहे उल्टी पकड़ लो, कैसे ही पकड़ लो, ये ज्वाला हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों उठती है, ऐसी क्या खासियत होती है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो देखो होता क्या है कि जब ज्वाला जलती है तो उस जलने के कारण आसपास की गैस गर्म हो जाती है। जब आसपास की गैस गर्म होगी तो गर्म होकर गैस हल्की हो जाती है, और जब हल्की हो जाएगी तो जिस वजह से क्या होती है, वो ऊपर उठने लगती है। हल्की गैस हमेशा ऊपर उठेगी। ठीक, तो ये जलने की वजह से
इसके आसपास की गैस गर्म होंगी। जब आसपास की गैस गर्म होंगी तो वो ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो जिससे क्या होगा, वो अपने साथ ज्वाला को भी ऊपर उठा के ले जाती हैं। ठीक, इस तरह से क्या होता है, हमारा ये ज्वाला हमेशा ऊपर की तरफ ही रहती है। कोई भी आग जलाओगे, जब कोई ग्रेविटेशन नीचे की तरफ खींचता है, ग्रेविटेशन का इस पर असर नहीं पड़ता। क्यों? यही वजह होती है। ठीक, नॉर्मली जो हवा चलती है वो भी तो यही वजह होती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो बड़े बूढ़े कहते हैं आज गर्मी ज़्यादा है, बारिश आएगी। ठीक, वो क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हवा गर्म हो जाती है, गर्म होती है तो ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो उस खाली जगह को घेरने के लिए आसपास से हवा आती है। जब हवा आएगी तो अपने साथ बादलों को भी लेके आएगी, बादलों को लेके आएगी तो बरसात होनी स्वाभाविक है। ठीक, तो इस तरह से हमारा लो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। इसके अलावा मोमबत्ती की ज्वाला से एक योग भी होता है जिसको बोलते हैं त्राटय योग। त्राटय योग में क्या होता है, मोमबत्ती को जलाकर एक अंधेरे कमरे में हमें उसको देखना होता है कुछ सेकंड तक। ऐसा नहीं है ज़्यादा देर तक घूमना हो। जैसे मोमबत्ती है, इसको सामने स्टूल पर रखकर बंद कमरे में सामने यूं करके कुछ सेकंडों तक, 20 सेकंड 25 सेकंड तक देखना होता है। और ये क्रिया हमें दिन में 2 बार के करीब या 3 बार कर सकते हैं और इसको 1-2 हफ्ते तक करते हैं। और इससे ये माना जाता है कि इससे चश्मा तक हट सकता है। ये इतना असरकारी योग है। ठीक, इसको हम बोलते हैं त्राटय योग। ठीक, जिसकी अगर चश्मा चढ़ रहा हो तो वो इसको यूज करके देख सकते हैं। हफ्ते भर में पता लग जाएगा कि ये फ़ायदा कर रहा है या नहीं। ठीक, इसके अलावा मैजिक कैंडल। मैजिक कैंडल क्या होती हैं? दरअसल मैजिक कैंडल ऐसी होती हैं, उनको आप बुझा दोगे तो फिर से खुद जल जाएंगी थोड़ी देर में। ऐसा क्या खासियत होती है मैजिक कैंडल में? दरअसल उसमें जो वैक्स यूज होता है उसमें रेड फास्फोरस मिला होता है। रेड फास्फोरस क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो हल्के ही टेम्परेचर मिलने के कारण तो जब बुझा देते हैं तो थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर होता है। जैसे ही बुझ जाएगा तो रेड फास्फोरस ऑक्सीजन की उपस्थिति में आके क्या हो जाएगा, जो थोड़ी गर्माहट बची है उसकी मदद से फिर से जल जाता है। ठीक, तो इस तरह से वो जब खुद से जल जाता है तो वो एक मैजिक सा लगता है, इसलिए उसको मैजिक कैंडल बोल देते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हमें आग को बुझाना हो तो हम किसका यूज करते हैं? नॉर्मली हमें ऑक्सीजन सप्लाई को काटना होता है। ऑक्सीजन अगर उसके पास नहीं पहुंचेगी तो वो चीज़ जलेगी नहीं, क्योंकि जो दहन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई को अगर काट दें तो वो खुद ब खुद बुझ जाएगी। जैसे कोई इंसान वगैरह आग लगा लेता है तो हम क्या करते हैं, उसके चारों ओर ले आके कंबल से ढक देते हैं उसको। ठीक है, गीला कंबल लेके उसको चारों ओर से ढक देते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है और वो बुझ जाती है आग। ठीक, इसके अलावा अग्निशामक यंत्र होते हैं, उसमें क्या होती है, CO2 भरी रहती है। CO2 में क्या होता है, ये मोस्टली गैस CO2 होती है, और भी गैसें होती हैं हालांकि, लेकिन CO2 गैस मोस्टली होती है। ये थोड़ा ऑक्सीजन से भारी होती है। जब ऑक्सीजन से भारी होती है तो क्या होती है, जब आग के ऊपर इसको डालते हैं इस गैस को, तो ये भारी होने के कारण बैठने लगती है और वहाँ से ऑक्सीजन हट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली बुझ जाती है आग। इसके अलावा ये देखा गया है कि जब आग लगती है कहीं तो इतना आग से नहीं मरते हैं जितना उसके धुएं से मरते हैं। किसी बिल्डिंग में जब फंस जाते हैं तो उसके धुएं से मौत कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, जिससे दम घुटने से ज़्यादा मौतें होती हैं। ठीक, इसके अलावा बंद कमरे में अगर कोई लेटा हुआ है और उसको ख़त्म करना है बिना हाथ पैर लगाए, बिना कुछ दिए, तो कैसे मारेंगे? ठीक, ये एक्टिविटी करनी नहीं है, सिर्फ ज्ञान पर्पज से है। देखिए, आए दिन जाड़ों में खबरें आती रहती हैं अखबार में कि पूरा का पूरा परिवार सोते के सोते मर गया। ठीक, ऐसा होता क्यों है? होता क्या है कि अगर हाथ तापने के बाद जो अंगार बचते हैं उनको आप कमरे में ही रख के सो जाओ और कमरे को बंद कर दो और उसमें कोई भी हवा का आवागमन ना हो पाए, तो क्या होगा, जितनी भी कमरे में ऑक्सीजन होती है वो सब उस दहन में खप जाती है। जब ऑक्सीजन उस दहन में खप गई तो कमरे में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी। ठीक, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, हीमोग्लोबिन से स्थायी बंध बना लेती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की वजह से, हालांकि और भी गैसें होती हैं,
ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और ऑक्सीजन ना होने की वजह से धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होने से बेहोशी सी आने लगती है, और बेहोशी आने के कारण सोते सोते ही आदमी रह जाता है और ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता उनको कि उनका दम घुट रहा है, और जब तक पता लगता है तब तक देर हो चुकी होती है, वो कुछ कर भी नहीं पाते, इतनी जान नहीं बचती शरीर में कि वो गेट खोल सकें। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब क्या बर्फ से आग जलाई जा सकती है? देखिए, दरअसल बर्फ से भी आग जला सकते हैं, और बिना किसी माचिस और बिना किसी और इंस्ट्रूमेंट की मदद के। बस शर्त इतनी है कि जब बर्फ जमाओ तो उसको कटोरी शेप में जमाना है, मतलब एक उत्तल लेंस के रूप में जमाना है। उत्तल लेंस क्या होता है? दोनों तरफ से उभरा हुआ, ठीक, इधर से भी उभरा और इधर से भी उभरा। इस शेप में अगर बर्फ़ को जमाओगे और उसे धूप की रोशनी में रखोगे तो उससे होकर जो रोशनी जाने वाली जो सूरज की किरणें हैं वो एक छोटे से बिंदु पर फोकस हो जाएंगी और वहाँ आग जल जाएगी। अगर कागज़ वगैरह रखोगे तो उस जगह आग जल जाएगी। जैसे छोटे बच्चे लेंस से आग जलाते हैं ना, तो लेंस का काम वो बर्फ़ करेगी, ठीक। तो इस तरह से ये हम इसकी मदद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक, पर ये एक मोस्टली हैं जो नॉर्मली दिमाग में आते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ठीक। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है समावयवता। समावयवता और समावयवी, ये क्या चीज़ें होती हैं? देखो, होता क्या है कि कभी कभी हमारे जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों, मोस्टली कार्बनिक यौगिकों में ये देखने को मिलता है, इनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों। ऐसे दो कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हों लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों, तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। और ये आपस में जो यौगिक हैं ये एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, ठीक। तो वह घटना जिसमें यौगिकों का आणविक सूत्र समान होता है परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, आपस में क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल है पेंटेन, ठीक। पेंटेन क्या होता है? C5H12। इसमें क्या है? ये भी C5H12 है और ये भी हमारा C5H12 है, क्योंकि इसमें कार्बन के 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन के 12 हैं। इसमें भी कार्बन के 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन के टोटल 12 हैं। तो इन दोनों का अगर गौर से देखोगे तो अणुसूत्र दोनों का समान है, इसका भी C5H12 इसका भी C5H12, लेकिन इनकी संरचना अलग होने के कारण, ये एक सीधा है इसमें एक शाखा है, ठीक। तो इनकी संरचना अलग होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुण में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? इस घटना को हम क्या बोलेंगे? समावयवता कहलाएंगे, और ये आपस में क्या कहलाएंगे? समावयवी, ठीक। इसके अलावा है हमारा और टॉपिक सजातीय श्रेणी। ये क्या टॉपिक होता है? देखिए, सजातीय श्रेणी क्या होती है? दरअसल एक कैटेगरी के जो हमारे यौगिक होते हैं वो हमारे सजातीय श्रेणी में आते हैं जिनका सामान्य सूत्र, देखो ये सामान्य सूत्र, अणुसूत्र वगैरह, इनको हम अभी देखेंगे। तो जिनके सामान्य सूत्र या मूलानुपाती सूत्र भी कह सकते हो, ये एक हों, वो किस में आते हैं? सजातीय श्रेणी में आते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इन सब का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो CnH2n+2 होता है। एल्केन का हमने देखा था, एल्केन का ही तो ये फॉर्मूला है, CnH2n+2। जैसे कार्बन हमारा एक है तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? दूने से 2 ज़्यादा है, तो इसका 1 का दूना 2 और प्लस 2 4, CH4 मेथेन हो गया। इसका हम इस फॉर्मूले के लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? C2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? दूने से 2 ज़्यादा है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। प्रोपेन में कितना हो जाएगा? 3, और हाइड्रोजन कितने होंगे? दूने से 2 ज़्यादा है, तो 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। इस तरह से कितने भी बनाते जाओ, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक। अब
ये सबका जो मूलानुपाती फॉर्मूला या सामान्य सूत्र है वो सबका यही फॉलो हो रहा है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के सजातीय श्रेणी हो गई। देखिए अब हैं हमारे सूत्र। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी तरह के सूत्र होते हैं वो ये सारे होते हैं 5 तरह के। पहला है अणुसूत्र, दूसरा है सामान्य सूत्र या जिसको मूलानुपाती सूत्र भी कहते हैं, तीसरा है संरचना सूत्र, और चौथा है संक्षिप्त सूत्र, और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इन सबको हमें समझना है। तो एक एग्जाम्पल को लेके हम इसको समझेंगे। एक ही एग्जाम्पल है और उनके सभी तरह के सूत्र लिखे हुए हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है हमारा, एथेन। ठीक, एथेन क्या होता है, C2H6, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब एथेन का अणुसूत्र तो आपको पता ही होगा, C2H6, मैथेन का CH4, प्रोपेन का C3H8। तो इस तरह से ये अणुसूत्र होते हैं। CH4 हो गया, ये हमारा मैथेन का हो गया। अब मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, इनको हम इनकी मदद से बनाते हैं। जैसे ये एल्केन श्रेणी का है, अभी हमने पीछे पढ़ा था सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी में क्या होता था, सबका सामान्य सूत्र क्या होता था, जितने भी एल्केन है उनका CnH2n+2 होता है। तो इस फॉर्मूले से हम अलग अलग अणुसूत्र निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पूरी एक सजातीय श्रेणी को दिखाता है। इससे हम मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सबका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। C की संख्या लिख के, जैसे यहाँ C3 है तो H, दूनी से 2 ज़्यादा हो जाएंगे, 3 दूनी 6 7 8। तो इस तरह से इसको अप्लाई कर करके कितने भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संरचना सूत्र। जैसे कि हमारा ये एथेन है, एथेन की संरचना कैसे बनेगी, C2 है तो हाइड्रोजन के 2 हो गए, H6 है तो तीनों तरफ हाइड्रोजन लग गए, जिससे हमारे H6 हो गए। ठीक है, कार्बन की 4 श्रृंखला होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है। इसके अलावा संक्षिप्त सूत्र, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। जब हम IUPAC नाम करते हैं तो इसी की संक्षिप्त सूत्र का सहारा लेते हैं। ठीक, ये कार्बन है हमारा, ये हो गया, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, इससे तीनों हाइड्रोजन को CH3 करके लिख दिया हमने। इस वाले पोर्शन को हमने क्या लिख दिया, इस तरह से CH3 लिख दिया, और ये वाला पोर्शन ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये संक्षिप्त सूत्र हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक सूत्र क्या होते हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाना होता है। तो ये हमारा एक कार्बन हो गया, ये हमारा दूसरा कार्बन हो गया। अब जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये तीनों हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस तरफ, और ये दूसरे 3 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के हो गए। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो इन सभी में एक एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और इधर एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। ठीक, जैसे CH4 है तो CH4 का कैसे बनेगा, ये कार्बन का हो गया और इससे चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ गए और कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आपस में एक क्या है, सहसंयोजी बंध द्वारा एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बन गया। ठीक, तो इस तरह से ये 4 तरह के सूत्र हैं जिनमें अंतर हमें पता होना चाहिए। इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, चैप्टर 4, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक, आने वाली वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।